एजुकेशन लिंक्स अब्रॉड एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान का एक बाइत्माद नाम है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अब्रॉड एजुकेशन के हवाले से सोच रहे हैं तो आज का प्रोग्राम बहुत अहम हो सकता है। लोएस्ट बजट में फिनलैंड से जाके आप बैचलर्स या मास्टर्स कर सकते हैं और ना ही अदर कंट्री की रिफ्यूजल मैटर करती है। हमने 34 के करीब स्टूडेंट्स का रेजिडेंस परमिट अप्लाई किया, सारे स्टूडेंट्स को रेजिडेंस परमिट मिला है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। इस वक्त हम एजुकेशन लिंक्स के सेमिनार में मौजूद हैं। एजुकेशन लिंक्स अब्रॉड एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान का एक बाइत्माद नाम है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप अब्रॉड एजुकेशन के हवाले से सोच रहे हैं तो आज का प्रोग्राम बहुत अहम हो सकता है। बिलखुसूस वो स्टूडेंट्स जो यूके का प्लान कर रहे हैं या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ लाइक फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन वगैरह, या इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा, ये तमाम कंट्रीज़ के हवाले से किस कंट्री की ज़्यादा वीज़ा रेशो है, यानी वीज़ा लगने के या एडमिशन मिलने के चांसेस किस कंट्री के ज़्यादा हैं, कौन से स्टूडेंट्स को कौन सा कंट्री जो है वो प्रेफर करना चाहिए या किस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहिए। हमारे यहाँ हर स्टूडेंट की या हर दूसरे स्टूडेंट की यही ख्वाहिश है कि वो अब्रॉड जाए, अब्रॉड जाकर एजुकेशन हासिल करे और वहाँ पर बेहतरीन लाइफस्टाइल बसर करे। सो उस बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए पहले वहाँ पर जाना ज़रूरी है और उसके लिए कौन सा कंट्री होना चाहिए, इसकी बुनियादी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ सिद्दीक साहब भी मौजूद होंगे जो कि एजुकेशन लिंक्स के सीईओ हैं। जो दीगर लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इंटर, ग्रेजुएशन या मास्टर बेस पर आपको कौन सा कंट्री सूट करता है। आपको यूके जाना चाहिए या आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाना चाहिए। अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन वगैरह में क्यों जाना चाहिए, स्कॉलरशिप किस कंट्री में ज़्यादा है, किस कंट्री में, किस यूनिवर्सिटी में फ़ीस जो है वो कम है और किस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट है। स्पाउस वीज़ा सबसे मज़े की बात यह है कि यूजी प्रोग्राम वाला भी स्पाउस के साथ जा सकता है। मास्टर्स वालों को तो है ही है। अब जब ने यूके ने ये क्लोज़ किया तो मेरे ख्याल में ज़्यादा स्टूडेंट्स अब इधर अट्रैक्ट होंगे, तो हम वेलकम करेंगे जी स्टूडेंट्स को। और खुसूसन उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से कोई भी स्टूडेंट आएगा तो डेफिनेटली हम उनको ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करेंगे। और उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से तो आपको जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद फैसिलिटेट करेंगे। आपका नाम? सिराज अमीन। सिराज, आपने कहा क्या एजुकेशन हासिल की है और किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं? मैंने जो है वो लास्ट इंटरमीडिएट किया था और अब बैचलर्स कंप्लीट किया है। इसके बाद जो है वो मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ फिनलैंड के लिए। अच्छा, क्यों सोच रहे हैं बाहर जाने का, ब्रॉड एजुकेशन का? पाकिस्तान की आपको सिचुएशन पता है, इस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशन पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा जो है वो सही नहीं है, तो इस वजह से हर बच्चा चाहता है कि यार अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए जो है वो अवेल करे अब्रॉड स्टडीज़ को, तो इसलिए बस जो अपने आप को मूव आउट करना है यहाँ से। अच्छा, जो भी स्टूडेंट है वो मुख्तलिफ जो कंसल्टेंसी है उसको ज़रा सर्च आउट करता है, तो एजुकेशन लिंक्स का कैसे आपको पता चला? मैं जो है वो काफ़ी टाइम से एजुकेशन लिंक्स को जो है फॉलो करते हुए आ रहा हूँ इनके अपने सोशल मीडिया पेजेस पर, और मुझे इनकी बात अच्छी लगी कि जो है वो इनके वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है वो इनकी डीलिंग्स जो है वो काफ़ी दूसरे जो है वो कंसल्टेंट्स हैं उससे काफ़ी रेप्यूटेड है, तो फिर मैंने प्रेफर किया कि यहाँ भी आ जाए। अच्छा, आप ये कराची से बिलोंग करते हैं? जी, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। आज ये कराची का सेशन हुआ, ये तो बड़ी आपके लिए आसानी हो गई। हाँ, बस ये आसानी हो गई। पहले इनसे जब कांटेक्ट होता था तो ये जो है लाहौर से वहाँ से बात होती थी, फिर मैं वेट कर रहा था कि ये जो है वो कराची में आ जाएँ तो फिर इनसे जो है फ़ेस टू फेस बात हो जाए, तो इस हिसाब से। अच्छा, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से? मैं कराची से। मैं भी। अच्छा, तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? मैं भी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, क्या एजुकेशन आपकी पहले? मैंने बीबी किया है कंप्लीट। तो क्यों जा रहे हैं बाहर, क्या सोच के जा रहे हैं? यही कि एजुकेशन, वहाँ की एजुकेशंस बहुत अच्छी हैं और कराची की जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो आपके सामने है, तो हर कोई स्टूडेंट जो भी है वो यही चाहता है कि वो बाहर जाए और अपनी जो वहाँ की जो एजुकेशन है वो अवेल कर किस सके। कंट्री में जा रहे हैं? मैं फ़िनलैंड के लिए अभी तक फ़िनलैंड के लिए, क्योंकि फ़िनलैंड एक अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, एजुकेशन लिंक्स का कैसे आपको पता चला? एजुकेशन लिंक्स ऐसे मैंने क्योंकि फॉलो करते हुए आ रहा हूँ उनको काफ़ी टाइम से, और वो उनका जो ऑफिस है वो लाहौर वाली साइड पे है, तो इस बार वो हवारी टावर्स यहाँ पर आए और पता चला दोस्तों से, तो हमने बोला कि उनके पास जाते हैं और अपना प्रोफाइल वगैरह शेयर करते हैं। देखें, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है उसकी वीज़ा रेशियो भी एजुकेशन लिंक्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो ये है कि वहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे हैं इनके, तो हमने बोला कि इनके पास जाएं और अपना प्रोफाइल शेयर करें, देखें हमारे लिए क्या एलिजिबिलिटी निकलती है। आप कहाँ से हैं? जी, कराची फ्रॉम। कैसा रहा आज का सेशन? बेहतरीन रहा, इट वाज अ गुड सेशन। कहाँ जा रहे हैं आप, किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं? फिनलैंड और डेनमार्क के लिए सेशन लेनी थी, लेकिन यहाँ आके आयरलैंड का ही पता चला, आयरलैंड का, तो वो भी एक अच्छा सजेशन है। क्या है क्वालिफिकेशन आपकी? मेरी BS इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग।
अच्छा, तो कैसे एजुकेशन लिंक्स का कैसे पता चला आपको? तो सोशल मीडिया कंटेंट इनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, रिव्यूज़ थे, तो मैंने वहीं से फिर इनको अप्रोच किया एंड दैट्स इट। आयरलैंड का आप कैसे चयन बना आपका? काफ़ी क्या कहते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज में काफ़ी अच्छी ऑफ़र दे रहे हैं वो, उनका पीआर वगैरह का सेटअप और जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। सेटलमेंट के लिए बेहतर ऑप्शन। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से? कराची। अच्छा, कैसा रहा सेशन? अच्छा रहा। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, मैं ये मेरा फ्रेंड लेके आया था यहाँ पे कि यहाँ पे आया मैं तो वैसे यूनिवर्सिटी आपका से। जहन बना है ब्रॉड एजुकेशन का? जी। हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एजुकेशन लिंक्स के कनाडा डेस्क को देख रहे हैं। अच्छा हुज़ैफ़ा, बताइएगा कि बुनियादी तौर पर जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं कनाडा के लिए वो क्या हैं? एंट्री रिक्वायरमेंट्स की जब हम बात करते हैं कनाडा के लिए, तो जो होता है जिन बच्चों ने यानी कि बैचलर्स में एडमिशन लेना होता है, ठीक है, उनके लिए पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए उसमें। और फॉर मास्टर्स के लिए 3.0 CGPA या 2.07 CGPA यानी कि 4 ईयर उसके लिए बैचलर्स में ना उसके होने चाहिए परसेंटेज। जी बिल्कुल। आइल्स कितना होना चाहिए? आर्ट्स देखें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन हम स्टूडेंट को हमेशा यही कहते हैं कि आर्ट्स मिनिमम जो सा हो वो 6.5 तो ले, वो नो लेस देन 6। अच्छा, वीज़ा रेशो वैसे अभी कितनी आ रही है कनाडा की? देखिए कनाडा जोन सा है वो 2 स्ट्रीम्स पे चल रहा है इस टाइम, ठीक है। एक होता है STS और एक है नॉन STS, ठीक है। STS में ये होता है कि स्टूडेंट को एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, $10,000 जोन से हैं वो डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं किसी कैनेडियन बैंक के अंदर, ठीक है। वो एक मखसूस एक लिस्ट दी हुई है जिसके थ्रू आप स्टूडेंट का GAC अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। और एक पूरे साल की फ़ीस पे करनी है, और आपके बैंड्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो 6.0, जो कि आजकल चेंज आ गया थोड़ा सा, पहले 6.5 था, अब 6.0 उन्होंने कर दिया, ओवरऑल होने चाहिए, ठीक है। और जो नॉन STS में इसके अंदर यानी कि आपको मतलब कि फ़ीस का कोई होता नहीं है कि साल की फ़ीस जमा करवाएं, इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो वीज़ा रेशो की जब बात करते हैं तो STS की वीज़ा रेशो जो सी है वो अच्छी है, डिसीजन थोड़ा जल्दी आ जाता है। नॉन STS की वीज़ा जो थोड़ी सी कम है, ठीक है, लेकिन हम यही प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट का लॉस ना हो, ठीक है, टाइम का, और वो STS की तरफ ही जाए। स्कॉलरशिप वगैरह है? हाँ, 10 to 20% स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। अमूमन अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद जा रहा है तो उसका जो कोर्स है वो डिग्री कितने साल की होगी, फिर आगे उसको कितने घंटे काम वहाँ इजाज़त होती है करने की? इसमें 2 इयर्स डिग्री है, ठीक है, और इसके जो स्टूडेंट को वर्किंग आवर्स अलाउ हैं, ठीक है, वो तकरीबन 48 हैं, और आजकल तो यानी कि ज़्यादा भी यानी कि कैनेडा ने यानी कि किए हुए हैं वर्किंग आवर्स 48 आवर्स पर वीक, ठीक है। और इसमें जो है वर्किंग आवर्स की जब आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा ये आता है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे स्टूडेंट फुल टाइम भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कनाडा की। और रिसेंटली कुछ देर पहले कनाडा के अंदर ये भी किया गया था कि स्टूडेंट फुल टाइम भी वहाँ पे काम कर रहे थे। यूके स्टडी वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स है, इस हवाले से अनम हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अनम, बताइएगा कि यूके में कहाँ कहाँ स्कॉलरशिप मिल रही हैं एंड बिलखसूस के मिनिमम बजट कितना होना चाहिए किसी स्टूडेंट का? हर जगह मिल रही हैं स्कॉलरशिप्स, अंडर ग्रेड के प्रोग्राम्स में भी मिल रही हैं, और इनके जो पोस्ट ग्रेड के हैं उनके प्रोग्राम्स में भी मिल रही हैं स्कॉलरशिप्स। और जो इनका बजट है वो तकरीबन कोई 12,000 पाउंड्स तक जो है वो जाता है। और बाकी स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं 1,000 से लेके 5,000 तक की भी अवेलेबल हैं, पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। स्कॉलरशिप का इन्हिसार किस चीज़ पर है? इनके CGPA पे स्टूडेंट के, और अगर अंडर ग्रेड के लिए देख रहे हैं तो वो उनके इंटरमीडिएट के मार्क्स मैटर करते हैं, और अगर पोस्ट ग्रेड के लिए देख रहे हैं तो CGPA जो है बैचलर्स का वो मैटर करता है। अभी जैसे आगे जनवरी इनटेक आ रहे हैं और अभी ये बस अक्टूबर जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो कब तक जो है स्टूडेंट को प्रिपेयर हो जाना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके वो क्या क्या होने चाहिए? जनवरी इनटेक की तो अभी से स्टार्ट हो चुकी हुई है एप्लीकेशन राउंड, ठीक है, वो क्लोजिंग की तरफ है। स्टूडेंट्स आएँ, जितनी जल्दी अप्लाई करना है अभी करवाएं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बस क्लोजिंग की तरफ हैं। रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए बैचलर्स तक के, जो भी उन्होंने किया है मैट्रिक से ऑनवर्ड्स, और साथ में आइल्स की जो है वो रिक्वायरमेंट है। अगर स्टूडेंट्स जैसे अब कहते हैं जी आइल्स नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, तो PT की ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जिन्होंने डुलिंगो किया हुआ है, लेकिन क्योंकि UK ने डुलिंगो बैन कर दिया है, बट हमारे पास ऑप्शंस है कि हम डुलिंगो के साथ भी जो है उनको स्टिल ऑप्शन दे रहे हैं। अगर उन्होंने डुलिंगो किया है तो हम डुलिंगो के साथ भी उनका एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। डुलिंगो ये क्या है? डुलिंगो इंग्लिश टेस्ट है जो कि आइल्स की तरह का होता है, बट इट्स ईजियर देन द आइल्स, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है डुलिंगो किया हुआ होता है। PTE भी इसी तरह आइल्स की तरह? PTE भी जो है वो आइल्स की तरह ही है, बट ये दोनों जो हैं आइल्स से ईजी होते हैं और इनके रिजल्ट्स भी जल्दी आ जाते हैं।
अच्छा, वैसे ओवरऑल जो वीज़ा रेशो है यूके की वो कितनी आ रही है? 100% चल रही है इस टाइम पे, और स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी अच्छा रेशो है। जो करंट उनकी अपडेट्स ये हैं कि यूके ने अपना जो है स्पाउस वीज़ा बंद कर दिया है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टिल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो आएँ और अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई सिंगल यानी स्टूडेंट कर सकते स्टूडेंट वीज़ा जा हैं? स्टूडेंट ये वीज़ा। लास्ट था ये जो सितंबर था इनटेक। जी जी बिल्कुल, इसके बाद से यूके वीआई ने अपना रूल चेंज कर लिया और स्पाउस वीज़ा बंद कर दिया। अच्छा सब, अब फिनलैंड के हवाले से आप बताइएगा कि फ़िनलैंड में क्या बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स को, और हम देखते हैं कि यूके, यूएसए, कनाडा यहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है स्टूडेंट्स का। फ़िनलैंड जो है यहाँ पर क्या फ़वाइद हासिल हैं, यहाँ कितनी स्कॉलरशिप मिल रही हैं, और बिलखसूस स्टूडेंट जब कंप्लीट कर लेता है अपनी एजुकेशन तो उसके बाद वहाँ पर उसके सेटलमेंट के कितने चांसेस हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर ये है कि फ़िनलैंड में आपके पास स्कॉलरशिप का बहुत ब्राइट चांसेस होता है। ऐसे स्टूडेंट जो कि बिज़नेस में हैं, आईटी फील्ड से हैं या किसी भी दूसरी फील्ड्स में हैं, स्पेसिफ़िकली जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिनका सीजीपीए अच्छा है, एक्सपीरियंस के साथ हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास ब्राइट चांसेस हैं कि स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। कितने परसेंट तकरीबन स्कॉलरशिप मिल सकती है? इसमें हम अनाउंस तो नहीं कर सकते कि 50% है, 70% है। यहाँ पर मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होता है इसके स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। जो स्टूडेंट का सीजीपीए 3.3 से अबव है, देखा गया कि उनको स्कॉलरशिप ज़्यादा अनाउंस हुई है, लेकिन लास्ट इनटेक में हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 2.7 सीजीपीए के साथ थे, उन्हें भी 70% तक अनाउंस हुई। स्कॉलरशिप सोशल साइंसेस को देते हैं या साइंस या मेडिकल, इंजीनियरिंग, कोई इस तरह कैटेगराइज भी किया है फिनलैंड ने? नहीं, यहाँ पर ये कि हर प्रोग्राम की हर प्रोग्राम की स्पेसिफिकली अपनी रिक्वायरमेंट है, और जो रिक्वायरमेंट मीट हो रही होती है मेरिट बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है स्कॉलरशिप का। 3 तरह की स्कॉलरशिप होती हैं यहाँ पे, एक तो गवर्नमेंट की होती है, एक यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की होती है, और दूसरी होती है अर्ली बर्ड की। तो स्टूडेंट को हमारी तरफ से, क्योंकि पैनल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम ऐसी प्रोफाइल जिनका सीजीपीए अच्छा हो, आर्ट्स अच्छा हो, एक्सपीरियंस के साथ हों और रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो, तो हम उनकी भी एप्लीकेशन स्कॉलरशिप पे अच्छी प्रोफाइल के साथ बनाकर अपलोड करते हैं, जो कि कम्पीट करती है नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। तो वहाँ पर फिर उनके ब्राइट चांसेस होते हैं स्कॉलरशिप के। तो आर्ट्स भी कई चांसेस हैं फिनलैंड में? नहीं, विदाउट आर्ट्स तो नहीं है। जो आर्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो मास्टर्स के लिए 6.5 नो लेस दैन 6 है, और स्टूडेंट पीटी कर सकता है, पीटी भी एक्सेप्टेबल है, 64-65 पीटी के साथ होगा। उसी तरह जो है वो आइल्स की तरह हर जगह एक्सेप्टेबल है? जी बिल्कुल, फिनलैंड में भी, और अभी तक जैसे आर्ट्स एक्सेप्टेबल है, पीटी भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन पीटी कंपैरेटिवली आर्ट्स से आसान है? हाँ जी, स्टूडेंट्स से हमें इन्फॉर्म करते हैं कि जो पीटी है वो एज़ कम्पेयर टू आर्ट्स ईजी है। और कोई ऐसी चीज़ जो स्टूडेंट्स के लिए आप समझते हैं कि बेनिफिशियरी होगी, स्टूडेंट्स को मालूम होनी चाहिए फिनलैंड के हवाले से, अगर थोड़ा आप बता दें, क्योंकि हमने देखा है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं इनका जो लाइफस्टाइल है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी है, डिफरेंट भी है। हाँ, ये डिप्लोमा और डिग्री के बारे में मैं बताऊंगी। 2 ईयर जो डिग्री प्रोग्राम है वो आपका काउंट होता है आपके पीआर में, ठीक है। डिग्री के बाद आप 2 साल का पीएसडब्ल्यू आपको अलाउ होता है। तो ये जो 2 ईयर है ये काउंट हो रहे होते हैं आपके पीआर में। 4 ईयर के बाद आप एजुकेशन का जो 2 ईयर है ये भी काउंट हो रहा है, ये एक अहम पॉइंट है जो कि दीगर किसी और कंट्री में नहीं होता। जी जी बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कोई स्टूडेंट 2 ईयर जो उस पर गया है या 3 ईयर बैचलर्स पे गया है, तो वो जो उनका स्टडी पीरियड है वो काउंट हो रहा होता है इनके पीएसडब्ल्यू, फिर 2 ईयर का उनको अलाउ होता है। आफ्टर 4 ईयर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी क्लेम कर सकते हो। अच्छा, क्या स्पाउस वीज़ा का अप्लाई हो सकता है? डिपेंडेंट वीज़ा यानी मियाँ बीवी जा रहे हैं तो मेल कर दें या जो है फीमेल कर दें? फिनलैंड में ना सबसे अच्छी चीज़ ये है, ठीक है, यहाँ पर जो पीजी का स्टूडेंट है, 3 ईयर आपका बैचलर है, तो जो स्टूडेंट है बैचलर्स का वो अपने स्पाउस को अपने साथ ट्रैवल करवा सकता है, यानी वो उसके साथ ही ट्रैवल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिंगल एप्लीकेंट चला जाओ और फिर जो उनके डिपेंडेंट हैं बाद में आए, जैसे यूके ने अभी बंद कर दिया। फिनलैंड में भी ऑप्शन अवेलेबल है पीजी के साथ साथ यूजी के लिए भी, कि वो भी अपने डिपेंडेंट के साथ, अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा दनान, बताइएगा कि यूके के लिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, और गैप का बिलखसूस बता दीजिएगा कि कितना गैप होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर के बाद, और उसके बाद जो एक्सपेंडिचर हैं वो क्या क्या हैं टोटल, ये सारा बता दें यूके। अगर हम लोग अंडरग्रेड की बात करें तो जो यूके के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं वो उनके मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। और गैप जो अंडरग्रेड के लिए वो 2 ईयर्स के लिए है। इससे जो ज़्यादा गैप है वो एक्सेप्टेबल नहीं है यूके के अंदर, लेकिन हमारे पास 1-2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 3 to 4 ईयर्स जो गैप हैं वो एक्सेप्ट कर रही हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं जी मास्टर के लिए 10 ईयर का गैप एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके रिक्वायर्ड वो ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, 2 रेफरेंस लेटर चाहिए, उसके लिए सीवी चाहिए आपका पासपोर्ट वगैरह, ये चीज़ चाहिए आपको। सीवी किस किस्म की हो, यानी उसमें वर्किंग एक्सपीरियंस हो? आपकी इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस आपका हो, ठीक है, आपका गैप उसमें सारा कवर हो,
आपके जो उनसे एजुकेशन उसके सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो लिखी हैं उसके अंदर। कुछ यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन लेटर भी होते हैं, जी, वो जी। क्यों लगाए जाते हैं? वो रेफरेंस लेटर होते हैं कि जो उनके टीचर होते हैं वो उनको रेफ़र करते हैं कि आप आगे जो उनकी फर्दर स्टडीज़ है वो अपनी कंटिन्यू के लिए आप जा सकते हैं। सही। और इसके बाद जो एक्सपेंडिचर है, टोटल बजट जैसे इंश्योरेंस वगैरह, वो कितने? इंश्योरेंस जो उनसी IHS जो पहले थी वो 705 पाउंड थी, ठीक है। अभी सुनने में आ रहा है कि वो ज़्यादा कर दिया, वो चली गई है 1035 पाउंड पर ईयर की। ठीक है जी। और इसके अलावा और क्या क्या एक्सपेंडिचर है टोटल, थोड़ा सा इसके बता दें अलावा ताकि जो expenditure स्टूडेंट आपकी जो सी है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। आप जो इनिशियल डिपॉजिट अपना पे करते हैं, रिमेनिंग जो आपकी फ़ीस रह जाती है उसके अंदर आप ऐड ऑन करते हैं 10,000 पाउंड, तो वो आपकी टोटल स्टेटमेंट बन जाती है फॉर PG स्टूडेंट। ठीक है। और जो टोटल ये स्टेटमेंट है बैंक की, ये कितने माह तक या कितने दिनों तक बैंक में पैसे होने चाहिए? डेज बैक की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट को फॉर कैश लेटर, और जब आपने अपना वीज़ा फाइल करना है उसके लिए भी आपको 20 डेज बैक की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर फ़ी है 10,000 पाउंड एक साल की, यानी मास्टर के बाद यूके के लिए, तो कितने % पहले पे करनी है और कितनी वहाँ पर जाके स्टूडेंट ने पे करनी है? वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। इनिशियल डिपॉजिट उसका क्या है, अगर देखें ना, एक यूनिवर्सिटी का 4,000 डिपॉजिट है, रिमेनिंग उसकी फ़ीस रह जाएगी 6,000 पाउंड। 6,000 पाउंड के अंदर हम लोग 10,000 पाउंड जो उनसे ऐड ऑन कर लेंगे, तो टोटल जो उसको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी वो 16,000 पाउंड की रिक्वायर्ड होगी। अभी यूके की तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे हैं। जी, अभी एडमिशन हो रहे हैं यूके की यूनिवर्सिटीज़ में फॉर जनवरी सेशन। जी, ये कब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए? लास्ट तक जो उनसे हैं वो एडमिशन जो उनसे हैं वो भी तक हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ले रही हैं। CEO एजुकेशन लिंक्स सिद्दीक मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह अब तक हज़ारों स्टूडेंट्स को ये बैरून मुल्क भेज चुके हैं, सबसे ज़्यादा तादाद स्वीडन में है। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने तो जो है वो पाकिस्तानी नौजवानों के बड़े हाथ पूरे किए हैं और हज़ारों स्टूडेंट्स को बाहर भेज चुके हैं। मुझे ये बताइएगा बिलखसूस कि फ़िनलैंड के हवाले से जो अप्लाइड साइंसेज हैं या रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें फ़र्क क्या है? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो आप यहाँ पे आए हैं और एक हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम स्टूडेंट्स तक अपना मैसेज भेज सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने किया है। फ़िनलैंड में 2 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक आ जाती हैं अप्लाइड साइंसेज़ की और एक हैं रेगुलर यूनिवर्सिटीज़। तो स्टूडेंट्स आके पूछते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जो अप्लाइड साइंसेज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं बेसिकली ये ज़्यादा फोकस करती हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन पे, और उनकी डिग्री उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कोई इंटर्नशिप ना कर लें या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट ना कर लें। और रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में जो बैचलर है वो 3 इयर्स का है, और जो अप्लाइड साइंसेज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे बैचलर जो है वो 3.5 इयर्स का है। और मास्टर्स की अगर हम बात करें तो जो अप्लाइड साइंसेज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस के बगैर एडमिशन ही नहीं देती। रेगुलर यूनिवर्सिटी में तो फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। अप्लाइड साइंसेज़ के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम जो है वो 2.5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस हो। और थर्ड बेनिफिट ये है कि बेसिकली जो अप्लाइड साइंसेज वाले ग्रेजुएट्स होते हैं या वहाँ से जो मास्टर्स करते हैं उनको इजीली इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है, क्योंकि बेसिकली वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं, तो उनको इंडस्ट्री में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रैक्टिकल ऑलरेडी उन्होंने इंटर्नशिप्स वगैरह की होती हैं तो ईजिली मैनेजेबल है। सेकेंड बेनिफिट ये है कि इसकी फ़ीस जो है वो एज़ कम्पेयर टू रेगुलर यूनिवर्सिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर मास्टर्स की फ़ीस जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में 12,000 यूरो से लेके 14,000 यूरो तक जाती है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में इनकी फ़ीस जो है वो 8,000 यूरो से लेके मैक्सिमम 9,500 यूरो तक जाती है। ठीक है, और सेम वही है कि यहाँ पे गैप का इशू नहीं है। जिसके पास जितना ज़्यादा वर्किंग एक्सपीरियंस है और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज उनको ईजीली जो है वो एडमिशन दे देती हैं, तो वो खुसूसन स्टूडेंट्स जो यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं और अच्छा उनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो उनको हमेशा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज को ही टारगेट करना चाहिए। नुकसान एक ही है छोटा सा कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जो हैं वो रिमोट एरियाज़ में है। ठीक है, और वो फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 1 ईयर का, एक और डिफरेंस सॉरी कि जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मास्टर्स जो है वो 2 इयर्स का है। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में जो मास्टर प्रोग्राम है 1 ईयर का है या मैक्सिमम 1.5 ईयर का है। और जो 1.5 ईयर का भी है तो वो भी डिपेंड करता है कि इंटर्नशिप ही होती है, जब तक वो आप इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं करते यूनिवर्सिटी आपको डिग्री नहीं देती है। अच्छा सदीक भाई, आजकल तो खैर हर दूसरे स्टूडेंट की ख्वाहिश है या ख्वाब है कि वो बैरून मुल्क जाए। मुख्तलिफ ममालिक हैं, UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है या ज़्यादा जो सक्सेस रेशो है वो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के, यानी डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड के हवाले से। फिनलैंड जो है उसको आप किस तरह देख रहे हैं दीगर ममालिक की निस्बत कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स के लिए? अभी ना जब से हमने ये फ़िनलैंड को प्रमोट करना स्टार्ट किया ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें विज़िट किया ना, अनफॉर्चुनेटली उनके पास ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल है। एक दफ़ा अप्लाई किया, दूसरी दफ़ा अप्लाई किया और रिफ्यूज़ल आगे बहुत ज़्यादती हो रही है स्टूडेंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया के हवाले से।
तो फ़िनलैंड को प्रमोट करने की 2 रीज़न थी। एक तो अगर आप क्वालिटी एजुकेशन देखें वो तो बहुत ज़बरदस्त है वहाँ की, नो डाउट। नंबर 1 उनका एजुकेशनल सिस्टम है, और अगर हम डिग्री की कॉस्ट निकालते हैं ना तो चीपेस्ट ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल 18,000 यूरो में या 17,000 यूरो में वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स जो हैं वो आईटी में, कंप्यूटर साइंसेज में, साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, जो दुनिया के किसी और वर्ल्ड क्लास कंट्री में पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी कम कॉस्ट के अंदर आप अपनी जो है वो डिग्री कंप्लीट कर सकें। वीज़ा रेशो भी इन कंट्रीज़ का ऑलमोस्ट 100% है। इस साल हमने 34 के करीब स्टूडेंट्स का रेजिडेंस परमिट अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट्स को रेजिडेंस परमिट मिला है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बेहतर है, और आने वाले दिनों में सेटलमेंट के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि जी पीआर कैसी है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स में पीआर भी मिल जाती है। और एक और बेनिफिट ये है कि 5 ईयर्स का इकट्ठा वीज़ा स्टूडेंट्स को यहाँ से मिल जाता है पाकिस्तान से। अच्छा, 5 साल का वीज़ा, 5 साल का रेजिडेंस परमिट इकट्ठा मिल जाता है। स्टूडेंट है उसकी ख्वाहिश तो यही होती है कि वो वहाँ पर जाए, अपनी जो एजुकेशन है वो हासिल करे, और उसके बाद वो परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाए, पीआर की तरफ जाए, और वो वहाँ पर सेटल्ड हो। इसके दौरान अगर फिनलैंड को देखें या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, वहाँ पर स्टूडेंट को काम के हवाले से कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि अभी हम ये भी देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट यूके वगैरह में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट काफ़ी बढ़ रहा है। देखिए, एक तो फिनलैंड की टोटल जो पॉपुलेशन है ना अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन के करीब है, और उनको इस वक्त बहुत सारे लोग चाहिए भी, ठीक है। तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके अपने रिव्यूज़ भी देते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं वो टोटली डिफरेंट है वहाँ पे। एक तो वर्किंग आवर्स की अगर आप बात करें तो स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जो है वो 30 वर्किंग आवर्स ये दे रही हैं, और पीआर भी आसान है। पीआर के अंदर कोई इनका इतना हार्ड एंड टफ रूल नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलिया का कि आपने वहाँ से डिग्री कंप्लीट करके फिर 2 इयर्स का रेलिवेंट फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस लेना है, देन आपने 7 आइल्स देना है, 7 इन ईच देना है। तो स्टूडेंट्स को वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है। लैंग्वेज बैरियर भी यहाँ पे इतना बड़ा नहीं है जैसे यानी कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में है, फ्रांस, पुर्तगाल में, स्पेन में, जर्मनी में है। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है। इंग्लिश यहाँ पर चलती है, इंग्लिश स्पीक यहाँ पे यानी कि वाइडली लोग अंडरस्टैंड करते हैं, लैंग्वेज बैरियर नहीं है यहाँ पे। और सेकंड एक और बात थी कि स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं जी कि कम से कम बजट में जाना चाह रहे हैं, तो कम से कम बजट का मतलब ये है कि ओवरऑल कॉस्ट के हवाले से ये लोएस्ट बजट में फिनलैंड से जाके आप बैचलर्स या मास्टर्स कर सकते हैं। कम से कम अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा? अप्रॉक्सीमेटली मैंने बताया कि 17 to 18,000 यूरो में आपका बैचलर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जबकि अगर आप बाकी कंट्रीज़ को देखें, यहीं से पे करनी है पाकिस्तान से? यहाँ से 1 ईयर की ट्यूशन फ़ी पे करनी है, और वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 8,000 यूरो बनती है। सेकंड और थर्ड ईयर में वो 50% फीस रिडक्शन हो जाती है। अच्छा, आपका चलो एजुकेशन लिंक्स का लाहौर में ऑफिस है, तो कराची वाले क्या करें? वो कराची वाले कैसे रब्ता कर सकते हैं? हमें इस दफ़ा कराची से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, हमारी सोच से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारा फेसबुक का पेज है, उसको आप फॉलो करें। हमारे काउंसलर्स जो हैं वो लाहौर, बल्कि हमारा सियालकोट में भी ऑफिस है और फैसलाबाद में भी ऑफिस है, और वेरी सून हम लोग जो फिनलैंड में भी इंशाल्लाह ऑफिस ओपन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, और हम इंशाल्लाह उनको जैसे अभी जनवरी इनटेक है, तो इसके लिए फिनलैंड के एडमिशन्स ओपन है? जैन इनटेक के लिए तो क्लोज़ हो चुकी हैं। अभी जो एप्लीकेशन राउंड इनका ओपन हो रहा है 1 नवंबर से, वो अगस्त 2024 के लिए हो रहा है। इनका एडमिशन प्रोसेस लेंथी है। गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर है नहीं यहाँ पे, तो एडमिशन का प्रोसेस लेंथी है। एडमिशन रेशो इस साल का जो लास्ट ईयर था उसका 19% एडमिशन सक्सेस रेशो था, जबकि वीज़ा सक्सेस रेशो 98.6% था। तो इट्स मीन एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके एडमिशन रिजेक्ट होते हैं उसकी रीज़न ये है कि वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड नहीं करते हैं। लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, प्लेजरिज्म वो एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कि पाकिस्तान में लोग गूगल से निकाल के या जैसे भी है वो चैट जीपीटी आजकल आया वहाँ से अपनी एसओपी बना के भेज देते हैं। वीज़ा रिजेक्ट होने की वजूहत क्या होती हैं? जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स का बताए तो उसमें थोड़ा सा बता दें स्टूडेंट्स के लिए। वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता यहाँ पे, एडमिशन रिजेक्शन की रीज़न इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, एसओपी नहीं है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स को स्टूडेंट्स देखते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है यूजी प्रोग्राम्स के लिए वो मिनिमम जो है वो 70% अगर किसी के मार्क्स हैं तो वो एलिजिबल है। पहले स्टूडेंट्स जो है बगैर आइल्स के भी अप्लाई कर सकते थे फिनलैंड के लिए, लेकिन 30 जून से उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि अब आइल्स या पीटीई दोनों टेस्ट ये एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। आइल्स का 6 स्कोर हो, पीटीई 54 हो, इंटरमीडिएट मार्क्स 70% है। गैप का कोई इशू नहीं है। अगर स्टूडेंट ने जो है वो 2015 में, 14 में, 16 में किया हुआ है तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है, और ना ही अदर कंट्री की रिफ्यूज़ल मैटर करती है। बेसिकली ये रेजिडेंस परमिट है। जिन लोगों के ऑलरेडी रिफ्यूज़ल्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके से या अदर यूरोपियन कंट्री से हैं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। वीज़ा भी लग रहा है स्पाउस? जी बिल्कुल, स्पाउस वीज़ा सबसे मज़े की बात यह है कि यूजी प्रोग्राम वाला भी स्पाउस के साथ जा सकता है।
मास्टर्स वालों को तो है ही है। अब जब ने यूके ने ये क्लोज़ किया है तो मेरे ख्याल में ज़्यादा स्टूडेंट्स अब इधर अट्रैक्ट होंगे, तो हम वेलकम करेंगे जी स्टूडेंट्स को। और खुसूसन उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से कोई भी स्टूडेंट आएगा तो डेफिनेटली हम उनको ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करेंगे। और उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से तो आपको जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद फैसिलिटेट करेंगे। आज का हमारा खुसूसी प्रोग्राम एजुकेशन लिंक्स के साथ था और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये हमारा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम पसंद आया होगा। बिलखुसूस उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा जो कि ब्रॉड एजुकेशन के हवाले से सोच रहे हैं और तफसील आपने जानी कि अगर आप जनवरी इनटेक के लिए या सितंबर इनटेक के लिए एंड बिलखुसूस फिनलैंड या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के लिए अगर आप अपना इरादा रखते हैं तो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बाइतमाद इदारा है एजुकेशन लिंक्स और अब तक तकरीबन 4000 से ज़ायद स्टूडेंट्स को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में एंड ब्रॉड एजुकेशन के लिए भेज चुका है। आप एजुकेशन लिंक्स विजिट कर सकते हैं, हमने नंबर्स भी मेंशन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है। और मज़ीद तफसीलात के लिए एंड मज़ीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए urdu.com।